नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में शरीक हुए, जहां पर छात्र छात्राओं और अतिथियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम का आगाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस मौके पर मंचासीन क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, उषा चौधरी, भाजपा नेता दीपक बाली, पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा समेत दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र छात्राएं आने वाले कल की रोशनी हैं, वो कल का भविष्य हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं को टिप्स दिए कि वो मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करें। तो वहीं काशीपुर में सर्किल रेट पर उन्होंने कहा कि लोगों का निवेदन शासन के पास आया है, इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। सभी का जो मंतव्य है आया है, उस पर शासन पर काम चल रहा है। काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद सर, वर्तमान परिस्थितियों में मंत्रिमंडल विस्तार और लाल पट्टी पर नजर है आप क्या? सभी काम हमारे यहाँ तय समय पर होते हैं और तय समय पर होंगे। सीएम धामी ने आज अचानक मुक्तेश्वर पहुंचकर वहां चल रहे 13 जिले और 13 डेस्टिनेशंस के काम का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुराने थानों के विकास कार्यों की समीक्षा करी, जिसके बाद वो एप्पल फार्म्स जो कि किसान बंधु विकसित कर रहे हैं उसका निरीक्षण करते नजर आए। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आज रात सीएम मुक्तेश्वर ही रुकने वाले हैं। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को नैनीताल के मुक्तेश्वर पहुंचे हुए हैं, जहां पर केंद्रीय विद्यालय मुक्तेश्वर के 3 नन्हे बच्चे मुख्यमंत्री से आकर मिले। जो बच्चे अपने बीच मुख्यमंत्री को देख करके काफी उत्साहित भी नजर आए। इस दौरान सीएम धामी ने नन्हे मुन्ने बच्चों से बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। यात्रियों और श्रद्धालुओं का हुजूम उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के पर्यटन और धर्मार्थ मंत्री सतपाल महाराज चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं से नदारद नजर आ रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सतपाल महाराज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज यात्रा के सीजन में उत्तराखंड से गायब चल रहे हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा की व्यवस्था किसके ऊपर छोड़ी गई है? उन्होंने कहा कि वो गंगोत्री तक यात्रा करके आए हैं और सड़क मार्ग 7 किलोमीटर तक पूरी तरीके से ध्वस्त है, खराब है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि यात्रा मार्गों को चौड़ीकरण करने के साथ ही जल्द ही ठीक करने का काम भी किया जाए। अब सरकार पूरी तरीके से फेल है, चाहे मंत्री हो ना हो, ये मुख्यमंत्री का फेलियर माना जाता है, क्योंकि सरकार का मुख्यमंत्री है। और मैं खुद गया था गंगोत्री, मैंने देखा 6-7 किलोमीटर रोड इतनी बुरी हालत में है। जब पता था यात्रा होने वाली है तो उससे पहले उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए था, वहाँ काम होना चाहिए था, उसका चौड़ीकरण का काम शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि सिंगल रोड है। और मैं पंडा पुरोहितों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने कंधों में पूरा बोझ उठा रखा है। वो अपने संसाधनों से यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनकी रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं। तो निश्चित ही धर्म को जो है इस समय पंडित और पुरोहितों ने बचा के वहां रखा हुआ है। सरकार पूरी तरीके से फेल है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को काबू में रखने में, अपने अधिकारियों को काबू में रखने में बिल्कुल अक्षम है, क्योंकि पर्यटन मंत्री पिछले वर्ष भी गायब थे और इस बार की चारधाम यात्रा में भी गायब है। जबकि वो तीर्थाटन की बातें यदा गदा करते हैं, लेकिन जब तीर्थ चलता है उत्तराखंड का, जिससे उत्तराखंडी तो करण मारा को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर कहते नजर आए कि किस तरीके से सरकार पूरे कामकाज को लेकर के फेल नजर आ रही है। इस बीच करण मारा ही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मारा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए सतपाल महाराज पिछली बार भी जब यात्रा हो रही थी पिछले सीजन में, तो भी इसी समय पर गायब हो गए थे और इस बार भी इसी सीजन पर वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या उनका कुछ फिक्स शेड्यूल होता है जो आपकी जानकारी में हो? क्योंकि आप तो राजनीतिक जगत के लोग हैं और आपस में कुछ तो कॉन्टेक्ट होते ही हैं। देखिए, इस समय चूंकि चारधाम यात्रा चल रही है और ये जो उत्तराखंड है इसका फेस चारधाम यात्रा है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहाँ जो माहौल देखते हैं, जो श्रद्धा लेके आते हैं, वो किस माहौल में यहाँ रहते हैं, क्या देख के जाते हैं, उससे हमारी वैल्यू भी बनती है उत्तराखंड की। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और मंत्रिमंडल के साथियों के लिए तो उत्तराखंड पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। राष्ट्र अपनी प्राथमिकता है, पार्टी प्राथमिकता है, लेकिन सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता
राष्ट्र के बाद अगर कुछ है तो वो राज्य की है। और क्योंकि ये इस राज्य के मंत्री हैं, जो भी सुविधाएं भोग रहे हैं वो इस राज्य की वजह से भोग रहे हैं। तो राज्य की चारधाम यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण इनके लिए होनी चाहिए। और दुर्भाग्य है कि पिछले वर्ष भी चारधाम यात्रा में जो मंत्री तीर्थाटन की बात करता था, कहता था कि पर्यटन नहीं तीर्थाटन होना चाहिए, वो मंत्री स्वयं जब तीर्थ यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा इतनी महत्वपूर्ण यात्रा उत्तराखंड के लिए, उस समय गायब पिछले बार भी थे और इस बार भी हैं। और स्वास्थ्य मंत्री भी गायब हैं, 12 से ज्यादा मृत्यु हो चुकी है 3-4 दिनों में। और स्वास्थ्य मंत्री के लिए कर्नाटक का चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, लेकिन राज्य के लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है हमारी चारधाम यात्रा, उसको वो कितना महत्व दे रहे, ये पता मुझे समझ में नहीं आता कि इतना साहस कैसे हो पा रहा है। क्योंकि महाराज साहब, आपने अभी आपका जो बयान हम तमाम दर्शकों को सुना रहे थे, उसमें आपने जिक्र किया कि आप खुद उस क्षेत्र में होकर के आए हैं, चारधाम यात्रा का आपने खुद रुख किया है, और वहां की जो सड़कें हैं उनका चौड़ीकरण भी होना चाहिए, साथ में उनका निर्माण भी और ज्यादा ठीक तरीके से होनी चाहिए। तो क्या आप यात्रा से लौटने के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात आपने करी है या कुछ सोच रहे हैं इस बारे में? आगे सुझाव देंगे। पिछली बार भी आपको याद होगा जब चारधाम यात्रा शुरू हुई थी, मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ गया था और मैंने आधी यात्रा में से बीच में आके देहरादून में प्रेस की थी और ये कहा था कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आएंगे और ऑक्सीजन के पार्लर्स वहां लगने चाहिए लेह लद्दाख की तरह, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, और कार्डियक डॉक्टर्स वहां होने चाहिए क्योंकि कोरोना के इफेक्ट्स दिखने में आएंगे। लेकिन सरकार के मंत्रियों ने उस समय करण मेहरा की मजाक उड़ाई थी। मैंने एक्सीडेंटल तो जोन्स का भी जिक्र किया था, बाद में जो सही साबित हुआ, तोता घाटी इत्यादि में बड़े एक्सीडेंट्स हुए और जो मृत्यु का रिकॉर्ड था वो राज्य बनने के बाद का सर्वाधिक रिकॉर्ड केवल आधी यात्रा के टाइम में ही हो गया। उसके बाद सरकार ने आंकड़े देना बंद कर दिया था। तो ये साबित करता है कि सरकार सुनती नहीं है और ध्यान नहीं देती है। अगर सबक लिया होता तो इस समय स्वास्थ्य विभाग चौबंद होता, केवल कागजों में काम दिखाई दे रहा है। यात्रियों को ये तक पता नहीं है कि अगर उनका स्वास्थ्य खराब होता है, कोई दिक्कत आती है तो उनको कहाँ जाके मदद लेनी है। इस तरीके के हालात है। मंत्री जी कर्नाटका के चुनाव में प्रचार में व्यस्त हैं, उनको उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से मतलब नहीं। और अफसोस इस बात का भी है, जो पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है उसके राज्य में कल आपने देखा होगा, आप लोगों के माध्यम से भी हमने देखा, कई जो यात्री थे, जो श्रद्धालु थे, वो वापस लौटे हैं बिना दर्शन के। और बदइंतजामी की बात उन लोगों ने कही है। महिलाएं 1 किलोमीटर की लाइन लगा के केदारनाथ की सीढ़ियों में खड़ी साहब, ये सुनने में आ रहा है कि रुद्रप्रयाग की तरफ जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से बयान जारी हुआ है कि 1 हफ्ते के लिए अपनी यात्रा को स्थगित कर दीजिए, जबकि सरकार कह रही है कि व्यवस्थाएं तो हमने पूरी कर रखी हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि वो अधिकारी है, गाज उसी पे गिरनी है, वो सच ही बोलेंगे ताकि उन पे कोई आपदा ऐसी ना आ पड़े किसी वजह से। लेकिन सरकार के मंत्रियों को उन्हें बोला ना, उनके लिए कर्नाटका का चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी की सरकार है और वो उनके लिए चुनाव ही मतलब सबसे सर्वोच्च जो है चुनाव है। जबकि हालात ये थे, इस समय उत्तराखंड को जरूरत थी, मंत्री को यहाँ रह के सब चीजों का जायजा लेना चाहिए था, मुस्तैद रहना चाहिए था, यहाँ रह के मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री अकेले पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना तो प्रशासनिक अधिकारी सुनते हैं, क्योंकि वो मेरी फाइल तेरी फाइल खुद ही कहते हैं कि ऐसा झगड़ा खत्म करो। तो इससे लगता है ना तो प्रशासन काबू में है, ना ही मंत्रिमंडल के साथी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अहम विचार साझा करने के लिए। करण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेरी फाइल मेरी फाइल का खेल हो रहा है और इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ कर्नाटक चुनाव, प्रदेश में आने वाली जनता की जान की कीमत सरकार को समझ में अभी फिलहाल तो नहीं आ रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का कल 100वां एपिसोड है, शतक लगने वाला है, जिसको लेकर सांसदों और मंत्रियों को भी अलग अलग स्थानों पर मन की बात सुनने का जिम्मा सौंपा गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट माड़ा गांव में, जिसको कि वाइब्रेंट विलेज का हिस्सा माना जाता है और पहला गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल करके गए हैं। गांव में मन की बात कार्यक्रम में महेंद्र भट्ट हिस्सा लेने वाले हैं। साथ ही राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है। पूर्व सैनिकों के साथ मन की बात को सुनेंगे। मंत्री सुबोध उनियाल जी नरेंद्र नगर में ढालवाला में मन की बात को सुनेंगे।
इसके अलावा सतपाल महाराज जी बाहर प्रवास में हैं, इनका कार्यक्रम वो वर्चुअल जुड़ेंगे, ऐसा हमने उनसे आग्रह किया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ऋषिकेश में छिद्रवाला में मन की बात को सुनेंगे। इसके अलावा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी ये सहसपुर में जो JB इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, हमने जो इंस्टीट्यूट है उनमें भी मन की बात के कार्यक्रम रखे हैं, तो भगत दा वहाँ रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी जी ये कोटद्वार में मन की बात को सुनेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी डोईवाला में शिव मंदिर परिसर में मन की बात को सुनेंगे। मैं स्वयं कल माणा गांव में, जो भारतवर्ष का प्रथम गांव है, उसमें मन की बात में रहूंगा। हमारे माननीय अजय जी संगठन मंत्री हरिद्वार में सप्तऋषि मंडल में मन की बात को सुनेंगे। हमारे केंद्रीय कार्यालय प्रभारी श्री महेंद्र पांडे जी ये भी नैनीताल में जो नाविक। उत्तराखंड में सत्ता में काबिज बीजेपी लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर विशेष फोकस रहेगा और कार्यकर्ताओं को इस सीट को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। हम ये क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत तैयारी में जुटी भाजपा अब अपने सांसदों और विधायकों को मैदान में उतारने जा रही है। इसमें भी विधानसभा की 23 सीट के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। विधानसभा क्षेत्र में सांसद और विधायक जनता से संवाद करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे। इस दौरान केंद्र और समाज की कल्याणकारी योजनाओं के साथ उपलब्धियों की भी चर्चा होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से नगर निकाय चुनाव के लिए भी माहौल बनाया जाएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक राज्य में हुए सभी चुनावों में भाजपा ने जीत हासिल की है। अब उसके सामने अपने प्रदर्शन का ये सिलसिला बरकरार रखने की चुनौती है और इस क्रम में नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में परीक्षा होनी है। राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिन पर वर्ष 2014 से भाजपा काबिज है। इसी प्रकार नगर निकाय में वर्ष 2018 में पार्टी ने अपना दबदबा बनाया था। राज्य में नगर निकायों की संख्या बढ़ाकर अब 102 हो गई है, जबकि पिछली बार निकायों की संख्या 92 थी। इसी परिदृश्य के बीच लोकसभा चुनाव में हैट्रिक, नगर निगम में दूसरी बार परचम लहराने के उद्देश्य पर पार्टी काम कर रही है। इस कड़ी में पार्टी के केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व में चुनाव तैयारियों को बेहतर गंभीरता से लिया गया है। अब पार्टी सांसदों और विधायकों की भागीदारी को समाहित करते हुए कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। इसमें भी उस क्षेत्र पर पार्टी का विशेष ध्यान है जहां पिछले चुनाव में उसका कमजोर प्रदर्शन रहा या फिर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को विधानसभा की 70 में से 47 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। कांग्रेस को संगठन का बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो सिर्फ चुनाव में उठक पटक करना जानते हैं, नहीं तो उनका कोई लेना देना न जनता से है, ना संगठन से, ना लोगों की दिक्कतों से। भारतीय जनता पार्टी जिन चुनाव को हारती है वहां ये कोशिश करती है कि अब उन सीटों को जीता कैसे जाए, आखिर वहां के लोगों की जरूरतें क्या हैं, हम उनके विश्वास को कैसे जीते, कैसे उनके लोगों के बीच में काम करके उनके मनों को जीते। तो हम इसी लाइन पे मेरा संगठन आगे बढ़ता है और जो सीटें हारी हुई है वो कैसे हम उनकी हारी हुई सीटों को जीत में कन्वर्ट करें, उसके लिए रणनीति बनती है और फिर ईमानदार कोशिश उनके ऊपर होती है। और मुझे लगता है इसीलिए हम लगातार दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन चुके हैं और लगातार जो जीत का परचम है वो हम लहराते रहते हैं। कांग्रेस शायद अभी इस मामले में बहुत दूर है, वो अपनी व्यक्तिगत राजनीति से और अपनी गुटबाजी से उभर नहीं पाई है, इसलिए केवल और केवल उनके पेट में दर्द होता है। उसी दर्द का सबूत है कि हम कुछ भी करते हैं तो कांग्रेस फड़फड़ाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर दिन 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और उसीलिए वो काम करती है। उसका तो इवेंट मैनेजमेंट का काम है। वो जनता के दुख दर्द को नहीं समझते। आज महंगाई और बेरोजगारी से देश की जनता बेहाल है। गरीब को 2 टाइम की रोटी जुटाना मुश्किल हो रखा है। घर घर में बेरोजगारों की फौज है। उत्तराखंड में बेरोजगार बच्चे लाठी डंडों से पीटे जा रहे हैं। बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में मात्र शक्ति लगातार वीआईपी का नाम पूछ रही है, लेकिन इन ज्वलंत सवालों के जवाब नहीं मिलते। लेकिन चुनावी तैयारियों में भाजपा हमेशा नंबर 1 रहती है। वो केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। अब कहा जा रहा है कि जिन
सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, वहां अपने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। अच्छी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और उसको चुनाव तैयारी करने का पूरा अधिकार है। लेकिन उससे ज्यादा जो प्रदेश की ज्वलंत समस्याएं हैं, बेरोजगारों की है, मातृशक्ति की, महिला सशक्तिकरण की बात है, राज्य में कानून व्यवस्था की बात है, विकास की बात है, उसको कौन देखेगा? डबल इंजन की बात करने वाले लोग आखिर वो डबल इंजन दिखाई कब देगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस बीजेपी के इस प्लान को निराधार बता रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि बीजेपी चुनाव आधारित पार्टी है और वो लगातार चुनाव कराने में व्यस्त रहती है। उन्होंने कहा उत्तराखंड में इस समय बेरोजगारी चरम पर है और बीजेपी चुनाव कराने में लगी हुई है। उनके मंत्री चुनाव प्रचार में दूसरे राज्यों में गए हुए हैं। इससे साफ होता है कि सिर्फ बीजेपी जनता के मुद्दों को न उठाकर सिर्फ चुनाव आधारित पार्टी बनकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उत्तरकाशी में कैबिनेट और प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने हर्षिल विकासखंड भटवाड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने मरीजों से जानकारी हासिल करी, संबंधित रजिस्टर भी जांचा। तो वहीं प्रभारी मंत्री डॉक्टर अग्रवाल को निरीक्षण के दौरान मौके पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर विजय मंडल ने बताया कि रोज यहां करीबन 50 मरीजों को देखा जाता है। डॉक्टर मंडल ने बताया कि मरीजों को परामर्श के बाद दवाई भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो वहीं प्रभारी मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, ऐसे में तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आगामी लोकसभा चुनाव में साधु संतों ने इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट से सभी राजनीतिक पार्टियों से संत प्रत्याशियों को टिकट देने की मांग की है और मांग न पूरी होने पर संत समाज ने ऐलान किया है कि वो संत समाज की बैठक करके लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संत को उतारेंगे। इस मांग के बाद हरिद्वार बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी सदमे में नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर रमेश पोखरियाल निशंक खुद क्या कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। हमारे संतों का पूरा देश है, हमारे संत तो पूरे देश के हैं, वो उनका पूरा देश है, वो तो उनकी पूरी धरती है, वो कहीं से उठना चाहेंगे, कोई रोक सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी कि कल मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर रुद्रप्रयाग में भी बड़ी तैयारियां उनके हो रही है। आज नगर निगम सभागार में मेयर रामपाल सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने तैयारियों को रखा। उन्होंने बताया कि जिले में 776 बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने के लिए लोगों में बड़ी उत्सुकता रहती है, इसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, उधम सिंह नगर में 778 बूथ है। हम लोगों ने प्लानिंग बनाई है कि महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में, व्यापारियों के बीच में, उद्योगों के बीच में, मजदूरों के बीच में, हमारे यहाँ गुजर समुदाय के लोग रहते हैं, गुजरों के बीच में, जनजाति समाज के लोग रहते हैं, जनजातियों के बीच में, तो सब समुदाय के बीच में हम लोगों की प्लानिंग है, सबके बीच में प्रधानमंत्री जी की बात पहुंचे। हमने सबसे आग्रह किया वो लोग आए और माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुने। हल्द्वानी में आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर पूरे राज्य भर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के बोट हाउस क्लब में शामिल होंगे, तो वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट इस कार्यक्रम को जसपुर में देखेंगे। योग के बारे में बात आई हो या मेरे केरल में बैठे भाइयों बहनों के बारे में बात आई हो, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात आई हो, उत्तराखंड, हिमाचल, कोई राज्य, छत्तीसगढ़, आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश, कोई भी, बिहार, कहीं के भी विद्वान जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र से के द्वारा एक नई पहचान बनाई है, जिन्होंने नए नए प्रयोग करके, और कई लोग तो ऐसे लोगों के बारे में बात आई है जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति बदल दी है, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि इतिहास कल को लेकर किस तरह की पूरा विश्व देखने वाला है। उत्सुकता किस तरह की है कल को लेकर? जबरदस्त लोगों में लहर है और उत्साह है जगह जगह पर। 100 हमारे यहाँ पर जो इर्द गिर्द में हल्द्वानी जहाँ बैठा हूँ, इसी के अगल बगल में आप कल को देख लीजिए, 100-150 बूथ पड़ते होंगे एक रेडियस के अंतर्गत।
वहां पर देख लीजिए बूथ में किस तरह कतार लगकर लोग सुनते हैं। कल खानपुर विधायक उमेश कुमार ने आज निवर्तमान विधायक प्रमण सिंह को जमकर आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि उमेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि प्रणव सिंह आईएफएस नहीं है। अगर प्रणव आईएफएस का कोई सबूत दिखा दें तो मैं अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा। इसके साथ ही उमेश कुमार ने कहा कि प्रणव सिंह मेरे कराए हुए विकास कार्यों का भी श्रेय लेना चाहते हैं। विषय दो थे, एक तो था दिव्यांगजनों के कैंप को लगाए जाने के संबंध में प्रणव सिंह जी द्वारा कहा जा रहा था कि मेरे द्वारा आयोजन किया गया एलेनको कंपनी से हमने टाई अप किया, हमने केंद्र सरकार को लिखा। उसके संबंध में हमने सारे दस्तावेज जारी कर दिए। कैंप का आयोजन हमारे द्वारा कराया गया था, 7 महीने से हम उसका प्रयास कर रहे थे। वो झूठा श्रेय लेने का हर बार प्रयास करते हैं। दूसरी बात, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हैं हुटर ना बजाने के, उसका दोबारा उनके द्वारा उल्लंघन करना शुरू कर दिया गया है। उसके संबंध में भी हमने दस्तावेज जारी कर दिए हैं, आपको सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। की तरफ से कोई नुकसान नहीं हो रहा। वो अक्सर प्रयास करते हैं कि जनता के कार्य बाधित हों। मैंने कुआंखेड़ा लक्सर भुरनी वाला बाईपास सैंक्शन कराया, 10 करोड़ का 50 बेड का अस्पताल मैंने सैंक्शन कराया, सड़कें बन रही हैं। मेरे यहाँ कोई काम बाधित नहीं है, लेकिन उनका प्रयास लगातार ये रहता है कि वो काम को बाधित करते रहें। ये बताइए ना, जब आप एक बात को, आज मैं पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूँ ना, इससे पहले तो मैंने कभी उनकी बात का कोई जवाब देने नहीं आया। वो भी इसलिए कि कई पत्रकार साथियों ने खबरें चलाई कि खानपुर ब्लॉक में हंगामा हुआ और उनके द्वारा कैंप आयोजन किया गया था, मेरे प्रतिनिधि ने वहां झगड़ा कर दिया। तो मेरा फर्ज है कि मैं आके आपके सामने रखूं कि मामला क्या था। कल 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यकाल पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि कल रविवार को मन की बात कार्यक्रम के तहत होने वाले कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। कॉन्फ्रेंस में हम मेन रूप से जो मन की बात 30 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 100 एपिसोड के रूप में हो रही है, उसी के लेकर सरकार तो कर ही रही है। हमारा संगठन भी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी मन की बात को विस्तार देते हुए नीचे तक, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उस तक मन की बात पहुंचाने का कार्यक्रम हमारे द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा हो रहा है। हर कोई वो मुख्यमंत्री हों, मंत्रीगण हों, विधायक हों, सांसद हों, हमारे जिला अध्यक्ष हों, हमारे महापौर हों, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, यहाँ तक कि जिला पंचायत के सदस्य भी हैं जो निर्वाचित हैं, उन सबको किसी न किसी बूथ पर रहना है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।